कभी आपने ऐसा शहर देखा है जहां सब कुछ मौजूद हो मगर जिंदगी ना हो? सड़कें हों, इमारतें हों, स्कूल और बाजार हों, मगर ना बच्चों की आवाज़ हो, ना कदमों की चाप। दुनिया में ऐसे शहर वाकई मौजूद हैं जहां जिंदगी यक रुक गई। 1986 का प्रीप्यात, जहां एक न्यूक्लियर धमाके ने पूरा शहर खाली करा दिया। 12वीं सदी का मर्द जिसे तलवार और धोखे ने सफाए हस्ती से मिटा दिया। कब्रस का वारोशा जो सियासत की जद में आकर 50 बरस से मुंजमद खड़ा है। अमेरिका का सेंट्रिलिया जिसके नीचे आज भी आग जल रही है। और जापान का हाशिम जिसे ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल किया गया और फिर वैसे ही छोड़ दिया गया। मुख्तलिफ ज़माने, मुख्तलिफ वजूहात, मगर अंजाम एक, खामोशी। चेर्नोबिल के एटॉमिक रिएक्टर से लेकर अमेरिका में ज़मीन के नीचे जलती हुई आग तक, जापान के कंक्रीट के जजीरे से लेकर कब्रस के ममनुआ साहिलों तक, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हज़ारों लोग अपना सब कुछ, अपने घर, अपना सामान, अपनी यादें छोड़ छाड़ कर भागने पर मजबूर हो गए? ये कुदरत का इंतकाम था या इंसान का तकब्बुर? आज हम आपको इन शहरों की कहानियाँ सुनाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पहले यूक्रेन चलते हैं। 26 अप्रैल 1986 ये मौजूदा यूक्रेन का शहर प्रीप्यात है। एक ऐसा इलाका जिसे प्राइड ऑफ सोवियत यूनियन कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट था, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये सिर्फ एक प्लांट नहीं था, ये सोवियत यूनियन की इंडस्ट्रियल पावर, उसकी न्यूक्लियर सलाहियत और उसके एटम के पुरअमन इस्तेमाल के दावे की प्रैक्टिकल मिसाल था। यहाँ काम करने वाले लोग सोवियत यूनियन के बेहतरीन दिमाग थे, नामवर इंजीनियर, फिजिक्स के माहिर और साइंसदान, जिनका काम था एटमी तवानाई को इंसानियत की खिदमत में लगाना। लेकिन उस रात इसी प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सोवियत यूनियन के गुरूर को खाक में मिला दी। उस रात पावर प्लांट की रिएक्टर नंबर 4 में एक सेफ्टी टेस्ट होना था। ये सेफ्टी टेस्ट क्या होता है? इसका मकसद असल में अंदाज़ा लगाना होता है कि अगर बिजली चली जाए तो रिएक्टर की टरबाइन कितनी देर तक बिजली पैदा कर सकती है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि रूस के बनाए गए आरबीएन के रिएक्टरों के डिज़ाइन में एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ये मगरिब में बनने वाले दूसरे एटमी रिएक्टरों से मुख्तलिफ था। उसमें पॉजिटिव वॉइड इफेक्ट था, मतलब अगर पानी कम हो जाए और उसकी जगह वॉइड यानी भाप आ जाए तो न्यूक्लियर रिएक्शन कम होने के बजाय बढ़ जाता था। ये जानलेवा फॉल्ट था जिसका कोई भी रिएक्टर डिजाइनर सोच भी नहीं सकता था। तो सोवियत यूनियन में ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह थी उसका कॉस्ट इफेक्टिव यानी सस्ता होना। उन्हें इस बात का खौफ ही नहीं था कि कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि ये पावर प्लांट एक एटम बम बन जाएगा। और उस रिएक्टर में सिर्फ यही खामी नहीं थी, एक और मसला भी था, ग्रेफाइट मॉडरेटर का इस्तेमाल। ये न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने में मदद देता है, लेकिन जब ये जलता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी और रेडिएशन पैदा करता है। और हाँ, एक और खामी भी, कंट्रोल रॉड्स। ये न्यूक्लियर रिएक्शन को रोकने के लिए बनाए गए थे, लेकिन उनका डिज़ाइन ऐसा था कि अगर उन्हें बहुत तेज़ी से अंदर डाला जाए तो शुरू में रिएक्शन और बढ़ जाता था। ये सब फॉल्ट्स मिलकर एक ऐसा बम बन चुके थे जो बस फटने को तैयार था। और 26 अप्रैल 1986 की रात रिएक्टर के हेड इंजीनियर एनातोली दियाल्तोव ने टेस्ट के लिए तमाम सेफ्टी प्रोटोकॉल नज़रअंदाज कर दिए। इसे जल्दी थी, इसे अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भरनी थी, ऊपर दिखानी थी, ताकि उसकी जल्द से जल्द तरक्की हो सके। इसीलिए उसने रिएक्टर को टेस्ट करने के लिए उसकी पावर को खतरनाक हद तक कम कर दिया, जिससे रिएक्टर अनस्टेबल हो गया। उसने हर वो गलती की जो उस वक्त नहीं करनी चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी अना, तकब्बुर और बेवकूफ़ी में। यहाँ तक कि जब रात के 1:23 पर पावर प्लांट मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फाइनल स्टेप के तौर पर कंट्रोल रॉड्स को इंसर्ट किया गया, ये जाने बगैर कि सोवियत रिएक्टर में ऐसा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि इससे रिएक्शन कम होने के बजाय और बढ़ जाएगा। और फिर धमाका हो गया। रिएक्टर का कवर उड़ गया और फिर एक और कहीं ज्यादा ताकतवर धमाका हुआ जिसने 1200 टन वजन के कंक्रीट की छत को उड़ाकर फेंक दिया। वो धमाका हो गया जिसने तारीख के सबसे बड़े एटमी हादसे को जन्म दिया। अब रिएक्टर का रेडियो एक्टिव मटेरियल आसमान की तरफ उठना शुरू हो गया। हवाएं मगरिब की तरफ चल रही थी। निकलने वाली तापकारी रूस को पार करके फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी बल्कि पूरे यूरोप तक फैल गई। पहले स्वीडन के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में अलार्म बजा। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, तो सोवियत यूनियन ने इनकार किया
लेकिन जब ताबकारी का लेवल खतरनाक हद तक पहुंच गया तो सच्चाई सामने आ गई। सोवियत हुकूमत ने 36 घंटे तक अपनी जबान बंद रखी, लोगों को डराया, मालूमात को छुपाया, लेकिन इस खामोशी की कीमत बहुत बड़ी थी। जब बिल आखिर उसने शहर खाली करने का हुक्म दिया तो लोगों के पास अपना ज़रूरी सामान इकट्ठा करने के लिए सिर्फ 30 मिनट थे। यानी ज़्यादातर लोगों ने अपना घर इसी हालत में छोड़ दिया। प्रीप्यात के रहने वाले अपने घरों को पीछे छोड़ गए, अपनी यादों को, अपने ख्वाबों को, अपने प्यारों की कब्रों को, सब कुछ पीछे छोड़ गए। वो चेर्नोबिल से फरार हो रहे थे, लेकिन तापकारी से कौन भाग सकता है। रेडिएशन जो नजर नहीं आती वो उनके कपड़ों, उनके जिस्मों और उनके इर्द गिर्द में फैल चुकी थी। इस हादसे के नतीजे में बरसों तक हजारों अफराद कैंसर और दूसरी खतरनाक बीमारियों का शिकार रहे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे जो अनजाने में खुली फिजा में खेल रहे थे। फिर कई महीनों की मेहनत, रूस के लोगों की कुर्बानियों, कोशिशों और काम के बाद बिलाखिर प्लांट को बंद कर दिया गया। प्रीप्यात और चेर्नोबिल के इर्द गिर्द 2600 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका बंद कर दिया गया। आज भी ये जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहलाता है। यहाँ आज तक कोई घर नहीं बना सकता, रह नहीं सकता, आबाद नहीं हो सकता। ये इलाका इंसानों के लिए नहीं है, यहाँ मौत का राज है। ये शहर इंसान के तकब्बुर की एक खामोश यादगार है, एक सबक है पूरी दुनिया के लिए। चेर्नोबिल ने हमें सिखाया कि जब हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने में नाकाम होते हैं तो शहर के शहर मर जाते हैं। लेकिन शहरों के मरने की सिर्फ यही एक वजह नहीं है। कभी कभी शहरों को कोई ताबकारी नहीं मारती, उन्हें इंसान का गुस्सा तबाह कर देता है। आए अब 12वीं सदी के सेंट्रल एशिया में चलते हैं, जहाँ एक शहर ऐसा था जिसे शहरों की माँ कहा जाता था, लेकिन आज नक्शे पर इसे ढूंढना भी मुश्किल है। ये है मर्व, जो आज तुर्कमानिस्तान में वाक़ है, एक बिल्कुल वीरान जगह। लेकिन 12वीं सदी में ये आज के न्यूयॉर्क या लंदन जैसा था। ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, जिसकी आबादी उस वक्त 10 लाख से ज़्यादा थी। इस्लामी तहजीब, इल्म और तिजारत का मरकज़। यहाँ की लाइब्रेरियों में लाखों किताबें थीं, जिन्हें पढ़ने के लिए हर तरफ से स्कॉलर्स यहाँ आते थे। एक ज़माने में अब्बासी खलीफा मामून रशीद के ज़माने में ये बरसों तक पूरी अब्बासी खिलाफत का दारुल हुकूमत था। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर का कैपिटल। यहाँ तक कि 1221 में ये मंगोल तूफान के सामने खड़ा कांप रहा था। चंगेज़ खान के बेटे तुली खान ने शहर का मुहासरा कर लिया था। ये मुहासरा 6 दिन तक चला। जब मर्व के गवर्नर ने सोचा कि मंगोलों का मुकाबला करना तो मुमकिन नहीं, इसीलिए तुली खान की ऑफर कबूल कर लेते हैं कि अगर शहर के दरवाजे खोल दिए जाएं तो किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। ये बहुत बड़ी गलती थी। जैसे ही दरवाजे खोले गए, मंगोलों ने अपना वादा तोड़ दिया। फिर जो कुछ मर्व शहर में हुआ वो इंसानी तारीख का बदतरीन कत्लेआम था। मंगोलों ने शहर के तमाम बाशिंदों, मर्द, औरतों, बच्चों, सबको शहर से बाहर निकाला, कारीगरों को गुलाम बना लिया और बाकी सबको कत्ल कर दिया। हर मंगोल सिपाही को 300 से 400 लोगों को मारने का कोटा दिया गया और सिर्फ एक दिन में 7 से 10 लाख लोग मारे गए। मर्व, जो सदियों से इल्म का मरकज था, एक ही दिन में लाशों का कब्रिस्तान बन गया। मंगोलों ने शहर के गिर्द मौजूद नहरों के बंद भी तोड़ दिए ताकि शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। मर्व ऐसा बर्बाद हुआ कि आज तक वहाँ कुछ नहीं, सिर्फ रेत और कुछ टूटी फूटी दीवारें। बस ये शहर दोबारा कभी आबाद नहीं हो सका। जंग की बर्बरियत, बल्कि चंगेज़ खान की चंगेजियत ने इसे हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। आइए अब जरा पुरानी तारीख से निकलकर मॉडर्न दौर में आते हैं। ये वारोशा है, बहरा रूम के खूबसूरत जजीरे कब्रस का एक शहर। 1970 की दिहाई तक इस शहर को मशरिक का फ्रेंच राइवीरा कहा जाता था, यानी खूबसूरत साहिल और ऐश करने की जगह। ये दुनिया के अमीर तरीन और मशहूर तरीन लोगों का फेवरेट शहर था। एलिजाबेथ टेलर, रिचर्ड बर्टन और ब्रिगिट बार्टोट जैसे स्टार यहाँ छुट्टियां मनाने आते थे। यहाँ के मॉडर्न होटल और कार शोरूम दुनिया भर में मशहूर थे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये जन्नत सिर्फ चंद घंटों में ही एक फ्रोजन सिटी बन जाएगी। हुआ ये कि जुलाई 1974 में कब्रस में यूनानी और तुर्क लोगों के दरमियान तनाव इतना बढ़ गया कि जंग में बदल गया। तुर्कों का कत्लेआम होता देखकर तुर्की ने कब्रस पर हमला कर दिया और वारोशा, जो कब्रस में रहने वाले यूनानियों का गढ़ था, हमले की जद में आ गया। तुर्क फौज शहर में दाखिल हुई तो लोगों के पास सोचने का वक्त भी नहीं था, क्या करें क्या ना करें। वो समझे कि जो भी हो रहा है आर्जी होगा, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा।
इसीलिए वो अपना सब कुछ छोड़कर भाग गए। सब कुछ मतलब सब कुछ। आज 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं और वरोशा वहीं का वहीं खड़ा है। 1974 में घरों में खाने की मेजों पर अध खाया नाश्ता रखा है। कार शोरूम में 74 मॉडल की वो गाड़ियां खड़ी हैं जो कभी सड़क पर नहीं आ सकी और आज वहां उन्हें जंग खा रहा है। ये शहर किसी हादसे से तबाह नहीं हुआ, बमों से तबाह नहीं हुआ, इसे सियासत ने मार दिया। तुर्क फौज ने शहर के गिर्द खारदार तारे लगा दिए और इसे फौजी जोन बना दिया जिसमें एंट्री मना है। आज वरोशा एक बार्गेनिंग चिप है। तुर्की ने कहा, हमारी शर्तें मानोगे तो शहर वापस कर देंगे। मुज़ाकरात चलते रहे, हुकूमतें बदलती रही, लेकिन वरोशा का इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। कुदरत ने शहर पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। सड़कों के बीचों बीच दरख्त उगाए, होटलों की लॉबियों में जंगली झाड़ियां निकल आई। शहर के असल रिहायशी खारदार तारों के पीछे खड़े होकर अपने घरों को देखते देखते बूढ़े हो गए, मर खप गए और उनके घर उनकी नजरों के सामने खंडर बन गए। वरोशा हमें क्या बताता है? ये कि इंसान की बनाई हुई सरहदें कितनी जालिम हो सकती हैं। बर्फ को तलवार ने काटा और वरोशा को सियासत ने। दोनों का अंजाम एक ही हुआ, खामोशी और वीरानी। ये वो शहर हैं जिन्हें बाहर से आने वालों की वजह से ये दिन देखना पड़ा, लेकिन एक ऐसा शहर भी है जहां की जमीन अपने ही मकीनों को निगलने के लिए फट गई। एक ऐसी आग लग गई थी जो 60 साल से बुझने का नाम नहीं ले रही। चेरनोबिल में तापकारी नजर नहीं आती थी, लेकिन अमेरिका के इस कस्बे में मौत आपके पैरों के नीचे दहक रही थी। ये सेंट्रलिया है, पेंसिल्वेनिया का एक टाउन। 1960s में ये एक खुशहाल कस्बा था। यहाँ हजारों लोग रहते थे, स्कूल थे, चर्च थे और एक कम्युनिटी थी। लेकिन फिर उन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी, एक ऐसी गलती जो देखने में और सुनने में मामूली सी लगती, लेकिन हकीकत यह है कि इस गलती ने शहर के नीचे जहन्नुम का दरवाजा खोल दिया। मई 1962 में लोकल काउंसिल ने फैसला किया कि शहर के कचरे के ढेर को साफ करने के लिए इसे जला दिया जाए। फायर फाइटर्स ने आग लगाई और जब कचरा जल गया तो उन्होंने इसे बुझा दिया और ये अपना काम करके चले गए, ये समझकर कि काम हो गया। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असल आग बुझी नहीं थी, वो कचरे के नीचे मौजूद कोयले की कदीम सुरंगों में दाखिल हो गई है। जी हाँ, सेंट्रलिया कोयले की कानों के ऊपर बसा हुआ था। आग जमीन के नीचे फैलती चली गई। हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए। लोगों ने शिकायत की कि जमीन गर्म हो रही है, बेसमेंट से बू आ रही है, सड़कों से धुआं निकल रहा है, लेकिन हुकूमत इग्नोर करती रही। उन्हें लगा कि ये आग खुद ही बुझ जाएगी और ये इंतजामिया की दूसरी बड़ी गलती थी। तकरीबन 20 साल तक ये आग खामोशी से जलती रही और फिर 14 फरवरी 1981 को उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। एक 12 साल लड़का टॉड अपने घर के बागीचे में खेल रहा था कि अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन धंस गई। एक 4 फीट चौड़ा और 150 फीट गहरा गड्ढा बन गया। टॉड उसमें गिर गया, लेकिन बिल्कुल फिल्मी अंदाज में उसने दरख्त की एक जड़ पकड़ ली और चीखने लगा। उसके कजन ने उसे खींचकर बाहर निकाला। जब माहिरीन ने इस गड्ढे का मुआयना किया तो वो हैरान रह गए। इससे निकलने वाली भाप का दर्जे हरारत 350 डिग्री फ़ारेनहाइट था, यानी 177 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस भाप में कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार इतनी ज़्यादा थी कि इंसानों को मारने के लिए काफ़ी है। अगर वो लड़का गिर जाता तो वो चंद सेकंड में ही भाप बन जाता या दम घुटने से मर जाता। और इस वाक़ये ने साबित कर दिया कि अब सेंट्रलिया इंसानों के रहने के लिए मुनासिब नहीं। हुकूमत ने पूरा शहर खाली करा, घरों को बिल्डोज कर दिया गया, जिप कोड कैंसिल कर दिया गया और आज 64 साल बाद भी वो आग ज़मीन के नीचे जल रही है। माहिरीन कहते हैं कि ये अगले 250 साल तक जलती रहेगी। यूं सेंट्रलिया वो जगह बन गई जहां इंसानों ने अपनी ही ज़मीन को अपने ही लिए दोज़ख बना लिया। यही वो शहर है जिसने मशहूर हॉरर फिल्म साइलेंट हिल को इंस्पिरेशन दी। लेकिन अमेरिका के इस जलते हुए शहर से हजारों मील दूर समंदर में एक किस्म का कब्रिस्तान खड़ा है। इसे हाशिमा आइलैंड कहा जाता है, जिसे जापानी में गोंका नजीमा यानी जंगी जहाज वाला जजीरा। दूर से देखें तो ये समंदर में तैरता हुआ किला लगता है, लेकिन करीब जाएं तो कंक्रीट की ऊंची इमारतों का एक बेजान ढांचा है। ये शहर आग से या जंग से तबाह नहीं हुआ, इसे लालच ने आबाद किया और जरूरत खत्म होने पर इसे मार दिया गया। 1890 में मित्सुबिशी कंपनी ने हाशिमा जजीरे को खरीदा। मकसद था समंदर की तह से कोयला निकालना। ये जजीरा सिर्फ आधा किलोमीटर लंबा है, सिर्फ 0.6 स्क्वायर किलोमीटर बस। लेकिन इस छोटी सी जगह पर रहते थे 5000 से ज्यादा लोग।
ये जमीन पर सबसे गुंजान आबाद जगह थी। टोक्यो से 9 गुना ज्यादा डेंसिटी रखने वाली जगह। लोग यहाँ मशीनों की तरह रहते थे, एक दूसरे के ऊपर बने हुए छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में रहते थे। कोई हरियाली नहीं, कोई मिट्टी नहीं, सिर्फ कंक्रीट और कोयले की धूल। यहाँ स्कूल थे, सिनेमा था, अस्पताल था, ये सब एक छोटी सी जगह में कैद था। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक ह्यूमन एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर दुनिया बदल गई, पेट्रोलियम का दौर आ गया, कोयले की अहमियत कम होने लगी और मित्सुबिशी के लिए ये कान प्रॉफिटेबल नहीं रही थी। जनवरी 1974 में इसने एक ऐलान किया और कान बंद हो गई और फिर सिर्फ चंद हफ्तों में पूरा शहर खाली हो गया। लोगों ने अपना सामान बांधा और निकल गए। जो चीजें भारी थी, टीवी, फ्रिज, बर्तन, वो वहीं छोड़ गए। एक ऐसा शहर जहाँ कभी तिल धरने की जगह नहीं थी, वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया। आज हाशिमा आइलैंड समंदर के बीच में एक भूत की तरह खड़ा है। समंदरी हवाएं उसके कंक्रीट को खा रही हैं और ये हमें याद दिलाता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंसान की हैसियत सिर्फ एक रिसोर्स की है। जब तक आपकी जरूरत है, शहर आबाद है। जब जरूरत खत्म हुई तो आपको कचरे की तरह छोड़ दिया जाता है। हाशिमा और सेंट्रेलिया दोनों इंसान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कीमत है। हमने दुनिया के 5 मुख्तलिफ कोनों का सफर किया, 5 मुख्तलिफ शहर, 5 मुख्तलिफ कहानी, लेकिन उन सब का अंजाम एक ही है, खामोशी। इन खाली सड़कों, इन वीरान गलियों और उन बेजान दीवारों को देखकर हमें एक बहुत बड़ी हकीकत का सामना करना पड़ता है। वो हकीकत यह है कि हमारे शहर, हमारी तहजीबें रेत की दीवार से ज़्यादा कुछ नहीं। आप देखें तो इन तमाम शहरों में एक कदर मुश्तरक थी, इंसान का तकब्बुर। चेरनोबिल में हमने समझा कि हम एटम जैसी ताकत को मुकम्मल काबू कर सकते हैं। हम गलत थे। सेंट्रेलिया में हमने सोचा कि हम ज़मीन के साथ जो चाहे करें वो सह लेगी। हम गलत थे। हाशिमा में हमने इंसानों को मशीनों की तरह इस्तेमाल किया और कुदरत के वसाइल निचोड़ लिए। और वरोशा और मर्व में हमने जंग के नशे में हस्ती बस्ती जिंदगियों को मिटा दिया। हम भूल जाते हैं कि हम इस ज़मीन के मालिक नहीं, हम सिर्फ किराएदार हैं। और जब किराएदार हद से बढ़ जाए तो मालिक मकान यानी कुदरत इसे बेदखल कर देती। आज इन शहरों में इंसान तो मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। फितरत ने अपना कब्जा वापस ले लिया है। जहाँ कभी इंसानों का शोर था, अब वहाँ जंगली फूल खिल रहे हैं, कंक्रीट टूट रहा है, लोहा जंग खा रहा है, लेकिन मिट्टी और दरख्त जिंदा है। ये वक्त का इंसाफ है कि इंसान चला जाता है, उसकी बनाई हुई अजीम इमारतें खंडर बन जाती हैं, लेकिन ज़मीन वहीं रहती है। लेकिन आखिर में एक ख्याल मेरे जहन में आ रहा है। आज हम अपने घर में अपने आरामदेह कमरे में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें लगता है कि हम महफूज हैं। प्रिपियात के साइंसदानों को भी यही लगता था। वरोशा के सयाहों को भी यकीन था कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन याद रखें, हर कब्रिस्तान कभी एक शहर था और हर वीराना कभी एक घर था। आज ये खाली इमारतें हमसे बस एक ही सवाल पूछ रही हैं, क्या तुम अपनी गलतियों से सीखोगे या तुम्हारा अंजाम भी यही होगा?